उसको जब भी इस विधानसभा के क्षेत्र में आएंगे तो उनका नाम याद होगा। चाहे वागड़ है, मेवाड़ है, या हमारा मारवाड़ है, मोरवाड़ है, ढूंढाड़ है, आड़ूती है, शेखावटी है, तो ये हमको वापस याद दिलाएंगे। और राजस्थान के 75 वर्ष के लोकतांत्रिक यात्रा का, जिसमें पूर्व की गौरव गाथा, वर्तमान की जिम्मेदारी और उज्जवल भविष्य का संकल्प लेते हुए हमारी विधानसभा का ये कार्य आगे बढ़ रहा है। और इन तीनों का प्रतिनिधित्व हम सब मिलकर के कर रहे हैं। जैसा अभी बताया गया, 1952 से स्थापित राजस्थान विधानसभा अपने अमृत काल में प्रवेश कर रही है। और माननीय अध्यक्ष महोदय ने अमृत काल के दौरान अनेक कार्यक्रम के हैं। गैलरी में नवाचार किया है, यहाँ विधानसभा के बाहर विभिन्न प्रकार की पौधों का जो अमृत के रूप में होते हैं, दवाई के रूप में काम आते हैं, उनकी बढ़िया गैलरी बना करके, बगीचा बना करके कराया है। और उनका उद्घाटन भी अभी एक कमेटी आई थी हमारे उत्तर भारत की विधानसभा के अध्यक्षों की, उनके काम मार्फत करवाया है। और भविष्य में माननीय अध्यक्ष महोदय का ये अमृत काल में विभिन्न कार्यक्रम चलेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय अध्यक्ष महोदय इस काल में अनेक नवाचार करेंगे और हमारे राजस्थान की विधानसभा का महत्व हमारे देश की अन्य विधानसभाओं के अधिक बढ़े, गौरवमय इतिहास निरंतर जारी रहे। जैसा अभी माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने बताया कि हमारे विधानसभा का सीटिंग जो अवधि है अन्य विधानसभाओं से अधिक है। कार्य में भी हमारी विधानसभा, हमने जब भी आकलन किया तो हमारे यहाँ जो कार्य का निष्पादन होता है वो भी इंडिया की किसी भी विधानसभा आप लेंगे तो उनसे सब अधिक है। और इसमें हम सब का सहयोग है, सभी राजनीतिक दलों का सहयोग है, माननीय अध्यक्ष जी का सहयोग है, सभी विधानसभा में सचिवालय का भी पूरा सहयोग है, उसके लिए भी उनका धन्यवाद। यह है कि वर्तमान में राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष ने संभालने के उपरांत गौरव गाथा के नित्य नए आयाम जोड़े हैं। और ये इनका सौभाग्य है कि विधानसभा अमृत काल में नेतृत्व और सानिध्य में मनाया जा रहा है। और इनके द्वारा ही नित्य नए नए कार्यक्रम अध्यक्ष जी द्वारा रखे गए हैं। इवेंट्स मैनेजमेंट के धीरे धीरे आप मास्टर प्रतीत हो रहे हैं कि इवेंट्स कैसे की जाती है और इवेंट्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके लिए तो आप बहुत ही बधाई के पात्र हैं, हम सब के लिए हर्ष का विषय है। आपको क्या लगती है कौन? नहीं, ये इनको अतीत याद आता है। इस 75 वर्ष के कार्य के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के दौरान जो कार्यक्रम चलेंगे उनकी श्रृंखलाबंद भी माननीय अध्यक्ष जी ने अभी तय की है, उसमें भी लंबा रहेगा। और साथ ही साथ चूंकि मुझे माननीय अध्यक्ष पहले कहा था कि आप बोलते हो तो बहुत ज़्यादा बोलते हो, इसलिए 5 मिनट से ज़्यादा नहीं बोलोगे, पर 5-7 मिनट हो जाओ, 1-2 मिनट का रहेगा अध्यक्ष जी, वो खुद ही बिजी है। 5-7 से 1-2 मिनट ऊपर हो तो चलेगा ना? हो गया, घंटी बजा सकते हैं। पर माननीय अध्यक्ष जी, ये ज्ञान का प्रतीक चिन्ह हम सबको लिए प्रेरणा देगा। उसी प्रकार अशोक स्तंभ पे प्रतीक चिन्ह हमारे लिए कल्प वृक्ष खेजड़ी, हमारा सबसे महत्वपूर्ण ऊंट और विश्व प्रसिद्ध गोडावण का संकलन कर ऊपर राजस्थान विधानसभा का जो आपने चित्र दिया है, ये इस संकलन में आपके साथ जो भी भागीदार रहे उनको भी धन्यवाद करना जरूरी है कि इसमें अनेक लोगों का सहयोग होगा, अनेक बार इसमें विचार हुआ होगा और फिर अंतिम रूप दिया होगा। उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं साथ साथ आज सभी माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, माननीय पूर्व सांसद, उनका भी मंत्रिपरिषद के मेरे साथियों का भी धन्यवाद करता हूं कि आज इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में आप सब पधारे। हम सब मिलकर के हमारी राजस्थान विधानसभा के गौरव, जिसका थोड़ा विवरण माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने किया, उसको गरिमामयी को पूर्ण बनाए रखें। हम विधानसभा में बनाने वाले कानून पर कितना डिबेट करते हैं। हमारे द्वारा बनाया हुआ कानून अनेक युगों तक चलता है।
आम जन के लिए काम में आता है, उसका अनेक परिणाम होते हैं। हमारे द्वारा किया हुआ व्यवहार, हमारे द्वारा बोली हुई वाणी, हमारे द्वारा किया हुआ कर्तव्य है, वो एक हमारी देश की जनता का, हमारे प्रदेश की जनता का, हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता का आईना है। हम सब मिलकर के अनेक मुद्दों पर हमारा मत मतैकी हो सकता है, ये स्वाभाविक है और ये लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन एक मर्यादा में एक गौरवपूर्ण इतिहास को बरकरार रखें और हम सब मिलकर के हमारे इस इतिहास को पुनः दोहरावें और अमृतकाल में हम भारत को और विश्व को बतावें कि राजस्थान की विधानसभा का गौरवमय इतिहास आज भी बरकरार है। हमारी इस विधानसभा से महामहिम उपराष्ट्रपति तक माननीय भैरव सिंह शेखावत गए हैं और अनेक गणमान्य नेता जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी है, उनका हम अनुसरण करें। हम सब अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं कि 16वीं विधानसभा के हम सदस्य हैं और हमें यह अवसर प्रभु ने और जनता ने दिया है, उसके लिए हम उनका सादर पूर्वक धन्यवाद भी करते हैं। पुनः आज के आयोजन के लिए माननीय अध्यक्ष जी का और अध्यक्ष जी के साथ विधानसभा सचिवालय की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और महामहिम का विशेष धन्यवाद कि आज आपने हमारे राजस्थान का गौरव को पुनः आम जनता के सामने रखने के सहभागिता दी, आशीर्वाद दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय का, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय ने बताया था कि विधानसभा की कार्यवाही दिन ज़्यादा रहते हैं, जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने भी समर्थन किया था। एक जानकारी जो मैं आपके सम्मुख दे रहा हूँ, देर तक चलने का रिकॉर्ड भी विधानसभा का इस तरह से है। 18/9/1991 रात्रि मतलब सुबह 11 बजे से चल करके रात्रि 2:38 तक, 22/3/2010 को 11 बजे से चलकर दिन के रात को 2:41 तक, 28/3/2017 को रात्रि 3:27 तक लगभग 3:30 बजे तक और 31/3/2010 को रात्रि 3:40 तक, लगभग 16 घंटे 17 घंटे के आसपास राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही। ये सब माननीय पीठासीन अधिकारियों व माननीय सदस्यगण जो विद्वजन हैं उनकी जी माननीय अध्यक्ष महोदय ध्यान देंगे जी। और जी और माननीय राज्यपाल महोदय, कृषक परिवार से संबद्ध माननीय राज्यपाल महोदय की ग्रामीण विकास में गहरी रुचि रही है। आप कमजोर व पिछड़े वर्गों के कल्याण व महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर सक्रिय रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के लिए 6 बार निर्वाचित आप महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के गरिमामय अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए संसदीय कार्य प्रणाली व विधायी मर्यादाओं को आपने अधिक सुदृढ़ किया है। 31 जुलाई 2024 से आप माननीय राज्यपाल के रूप में हमें अपना स्नेहल व आत्मीय सानिध्य प्रदान कर रहे हैं। इस संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान ही आपने राज्य के समस्त जिलों में समीक्षात्मक बैठकें की हैं। आपने राजस्थान में भी प्राकृतिक खेती व सहकारिता को प्रोत्साहित किया है। विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह समय पर हों, इस हेतु भी आपकी प्रेरणा रही है। आपके विशाल व्यक्तित्व को सादर नमन करते हुए आपसे अति विनम्र आग्रह, कृपया हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित करने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल महोदय। मंच पर उपस्थित राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष माननीय वासुदेव जी देवनानी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल,
नेता प्रतिपक्ष श्री टीकाराम जी जूली, यहाँ उपस्थित उपमुख्यमंत्री डॉक्टर भैरवा जी, सभी मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण, विधायकगण, प्रधान सचिव, विधानसभा सचिवालय के डॉक्टर पृथ्वी जी, सभी अधिकारी कर्मचारी, छायाचित्रकार, मीडिया बंधु, भाई और बहनों, आज राजस्थान के विधानसभा में एक अच्छा निर्णय लिया कि हाँ, उन्होंने एक लोगो किया है और ये लोगों में तो आप देखें सब यहाँ है, खेचड़ी का झाड़ है, ऊंट है, गोडावन पक्षी है, अपने बिल्डिंग का चित्र है और इस पे राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायक का राष्ट्रीय कर्तव्य है, धर्मनिष्ठा है, ये भी उससे अपने को ज्ञात होता है। उसके साथ साथ उन्होंने सभी द्वार को नाम दिए हैं, कर्तव्य द्वार, शौर्य द्वार, शक्ति द्वार, सुशासन द्वार, संकल्पानी, अपने यहाँ जो विभाग है आप उसी नाम से हमेशा पुकारते। ब्रजदार से शेखावटी, वांगड़, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मेरवाड़ा और ढूंढान, ये सभी के गेट को भी नाम दिए। उसके साथ साथ यहाँ उन्होंने कुछ गैलरी के हो गए नाम रखे हैं, कारगिल शौर्य वाटिका, नक्षत्र वाटिका, हर्बल वाटिका, संविधान गैलरी, वंदे मातरम गैलरी, लोगो, ये सब नाम उनको दिए हैं। ये और लोगों का इसका सभी का उद्घाटन हुआ, ये मैं पहले जाहिर करता हूं। लोकार्पण हुआ और आप सोचते होंगे कि यहाँ मुझे लग रहा है कि राजस्थान विधानसभा के अधिकाधिक प्रतीक चिन्ह लोगों के साथ लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी के साथ यहाँ उपस्थित होकर मुझे प्रसन्नता की अनुभूति आ रही है। मैं इस प्रतीक चिन्ह, इस मधुर और मौलिक कल्पना के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी को बधाई देता हूँ। ये सुखद है कि इस लोगों को अध्यक्ष जी ने राजस्थान की समृद्धि, संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में तैयार करवाया है। मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि इस पे राज्य पुष्प, रोहिड़ा, राज्य पक्षी, घोड़ावड़ और उन विधानसभा का चित्र वगैरह वगैरह सब दिया है। ये समय वह राजस्थान की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में भी सदा प्रसन्न रहने वाले राजस्थान के लोगों के एक प्रकार से साक्षी देता है। राज्य पुष्प रोहिड़ा सुंदरी नहीं दिखाई देता क्यों, बल्कि वो रेगिस्तान में भी आता है, बड़ा सुंदर अपने राज्य का वो पुष्प भी है। मेरे ख्याल से 1983 में उसकी घोषणा हो गई थी। और ऐसे जलवायु में भी आसानी से पनपने वाला है। राजस्थान में कड़ाके के ठंडी में भी वो सब रहता है। आपने वो लोगों में खेचड़ी का जो पेड़ दिखाया, खेचड़ी तो राजस्थान का एक राज्य वृक्ष भी है और एक भावनात्मक
उससे जुड़ा है। बहुत साल हो गए, वो अमृता देवी ने पेड़ बचाने के लिए 363 लोगों का जान गई, और उनके नाम से भी अभी कई जगह स्मारक है, सब है। पर जोधपुर में सर्वपल्ली राधाकृष्णन आरोग्य विश्वविद्यालय है, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, उसमें भी अभी ये जून जुलाई में हमने 363 पेड़ एक समय, बोले तो जो विद्यार्थिनी थी उनके हाथ में पेड़ दिया, और सभी जगह उन्होंने 363 जगह खड़े किए, और हमने कभी पेड़ इधर लगाए उधर उन्होंने भी लगा दिया, एक साथ 363 है। और अभी वो उनके नाम का एक अच्छा पार्क बनने वाला है। अभी उसके लिए भी हम लोक भवन से उनको थोड़ा पैसा भी दिया कि इसको जगाओ, पानी डालो, इसका संवर्धन करो। तो एक कई दिनों के बाद खेचड़ी का पेड़ जल्दी बढ़ता नहीं, उसको बहुत देर लगती बढ़ने को। साल 2 साल में या 2-4 साल में वो अच्छा नहीं दिखेगा, 10-5 साल में वो दिखने को लगेगा। ऐसा एक अच्छा पार्क खेचड़ी का भी होगा यहाँ। और यहाँ जो ब्रीत वाक्य जो आपने दिया है, मुझे और कई ब्रीत वाक्यों की भी ध्यान है। हमारे भारतीय वायुदल का एक ब्रीत वाक्य है, नभः स्पृशम दीप्तम। इसका मतलब है कि आकाश को छूने जा रहे हैं। और ये नभः स्पृशम दीप्तम जो है वो भगवत गीता के 11वें अध्याय का है, 11वें अध्याय का, उसमें हो। और करके आपने यहाँ देखा होगा, कई दिनों के पहले यहाँ उन्हें कवायद की और आकाश में सभी और वो विमान घूमे वगैरह अपन देखे। तो उनका एक जिद्द है, आकाश को जाना है, आकाश को बीट जाना। मेरे ख्याल से उससे भी ये लोगों से भी उसका मन बढ़ता है। वैसा ही अपना लोगों से लोगों का प्रति, ऊंट वाले भी खुश, पक्षी वाले भी खुश, हमारे खेचड़ी वाले भी खुश हो गए, सभी खुश हो गए। ऐसा आपने सभी को दिया है। और भी एक मुझे मैं देखा यहाँ पुलिस वाले को भी एक लोगो है, तो उनका लोगो है सेवार्थ कटिबद्धता, कमिटेड टू सर्विस। इसका मतलब है कि सेवार्थ कटिबा, हमारा सेवा हमारी कटिबद्धता है। अतः वो आप सब देखते तो ऐसा भी उनका ये लोगों का ध्यान भी देना पड़ेगा, बार बार ध्यान भी देना पड़ेगा। ऐसा भी कभी को लगता है कभी कभी। देवनानी ने अपने यहाँ के अध्यक्ष है विधानसभा का, मैं भी महाराष्ट्र में अध्यक्ष रहा हूँ। और तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ की विधानसभा जो बनी वो 52 से बनी, लेकिन राजस्थान में एक विधानसभा जो बनी है वो बहुत पहले, उसका 1913 में, 1913, तो वो स्वतंत्र के पूर्व बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 1913 में प्रतिनिधि सभा, उसका नाम था प्रतिनिधि सभा, जो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली की स्थापना की थी उस समय 1913।
जिसके नामों से फिर बाद में आगे 1937 और 1942 में भी सभी, और 1937 में सभी और विधानसभा शुरू हो गई, क्योंकि 1935 में अंग्रेजों ने जो कानून बनाया और वो कानून के हिसाब से उन्होंने सभी विधानसभा बनाई और उनके वो विधानसभा के वोटिंग भी हुई, लोग चुने गए, लेकिन उस समय वो बैलेट पेपर और उससे 1937 में उसकी पहली वोटिंग हो गई। अपने इधर भी आपने मालूम होगा, हमारे उधर की जो इलेक्शन हुआ था उससे बाबा साहब आम्बेडकर ने भी उनका पक्ष से 17 एमएल चुन के आए थे 37 में, 42 में नहीं आए। तो 37 में आए तो उसकी वोटिंग भी बैलेट पेपर पे भी हुई थी और उनका चिन्ह था मानुस, आदमी। वो आदमी ऐसा था कि फेटा बिटा था, सापा था, गंदा वगैरह था और एक जैसा संत तरीका ऐसा वो उसका चिन्ह था। उससे लोगों ने वोटिंग की थी जब, तो ऐसे उसके यहाँ तो वहाँ भी अभी जो 37 और 42 के सुधार कर चुनाव जो यहाँ हुए, यहाँ भी पहला, फिर बाद में बांसवाड़ा में भी हुई, बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा के 1937 में ऐतिहासिक चुनाव हुए। विधानसभा पहला सत्र 18 मार्च हुआ बांसवाड़ा का, लेकिन बजट सत्र के बाद ये हुई 1948 में बांसवाड़ा की। फिर वो एक सत्र हुआ मार्च में और बजट सत्र के बाद तो उन्होंने राजस्थान का जो असेंबली संघ था उसमें वो मर्ज हो गए। तो ये ऐसे ही स्वातंत्र के बाद, स्वातंत्र के पहले दी भी लोकशाही अपने इधर हैं। मुझे एक पढ़ा है पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी का जो किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि पटना में जब म्युनिसिपालिटी थी अशोक वगैरह उसके काल में, अशोका के काल में, और उसके सदस्य भी थे म्युनिसिपालिटी में, वो सदस्य भी चुन के भी आते थे, उनकी समितियां भी बनती थी, 6 समितियां थी उनके वहाँ, और 30 का 31 ऐसे सदस्य उसमें थे वो म्युनिसिपालिटी में। ये पंडित जी में छापा है जवाहरलाल जी नेहरू ने। तो इसका मतलब है कि लोकशाही हमारे देश में कितने सालों से चल रही। वो भी चुनाव था ना उस समय, और उन्होंने तो छापा उसमें भी। आप देखते कि अभी जो राजस्थान का पहला चुनाव जो हो गया 1952 का, और उसके पहले भी अपन साथ में भोजन किए, 2 बार साथ में भोजन किया। तो फिर तू थाली में झूठा छोड़ा, थाली में तेरा पेट तो इतना है, इतने पेट का निवेदन तुझे आता नहीं तो देश का निवेदन कैसे करेगा? मेरे ख्याल से इसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो नियोजन का है, दूसरा थाली में न छोड़ना। तो बहुत लोग छोड़ते, अभी बड़े लोग तो ज्यादा छोड़ते। वो भी एक सभी के लिए देखिए एक अच्छी उनकी सूचना है। जब से हम तो व्यवहार में लाते, मेरा कुछ नहीं, हम तो पहले से व्यवहार में लाते। लेकिन ऐसे वो दादा साहब मावलकर बहुत अच्छे थे,
देवनानी भी यहाँ है। देवनानी को मेरे ख्याल से आप ज़्यादा सताते नहीं, इसलिए वो ज़रा खुश भी रहते हैं उसको। तो और मैं आपसे एक निवेदन और करने वाला हूँ कि हमारे यहाँ पर्यटक का बहुत काम होने वाला है। राजस्थान पर्यटक के दृष्टि से बहुत, अरे कई विश्व में नहीं ऐसी यहाँ वस्तुएं। मेरे ख्याल से एक बावड़ी का चित्र है, चांद बावड़ी, आपने देखा होगा, किसने देखा है? विश्व में कहीं नहीं, भारत में भी कहीं नहीं ऐसी इतनी गहरी चौड़ी, और अभी तक 12 और 1300 साल में उसमें बना हुई थी, 8वें 9वें शताब्दी में बनाई। तो ऐसी बावड़ी तो नहीं कही, ये लोगों को मालूम नहीं, अभी लोगों को मालूम भी नहीं। ऐसे बहुत है। तुम्हारा वो इनका एक मंदिर है रणखाम में, हाँ, रणकपुर का 64 लाख बनाने को लगे, इतना बड़ा और इतना अच्छा। तो उसका भी ज्यादा लोगों को ध्यान नहीं है, केवल वो जैन समाज के लोग हैं, भगवान महावीर का है करके लोग जाते हैं, बाकी बाहर के लोगों को मालूम ही नहीं। तो मेरे ख्याल से राजस्थान में एक अच्छा पर्यटन केंद्र और भी बन सकता है, और ये सभी जो जो विश्व में नहीं अपने पास है वो देना चाहिए, मुझे लगता है। और दूसरी एक बात है कि मैं सभी विश्वविद्यालय में जाके आया, और इधर तो मेरे महाराष्ट्र के भी विश्वविद्यालय देखा है, यहाँ के भी देखा। इधर कई विश्वविद्यालय में तो भैरव को तो बहुत बार मैं बोला, किसी को आप सैलरी देते, किसी को नहीं देते, किसी को पेंशन देते, किसी को नहीं देते। तो वो सब बोझा वो विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट पे आता है। और अभी एक विश्वविद्यालय के 2-2, 3-3 विश्वविद्यालय कई जगह हुए। तो उसका मतलब ये है कि उनका जो इनकम था वो बढ़ गया। तो उनके लिए उनको पैसा नहीं, उनके पास पेंशन को देने वाले को, वो भी एक बड़ा प्रश्न है। मेरे ख्याल से कोई एक का नहीं, विधानसभा के सभी एमएलए ने और राज्य सरकार, प्रतिपक्ष और इन्होंने इसका जरा गहरे से अभ्यास करना। और कुछ विश्वविद्यालय ऐसे कि 2-2, 3-3 साल हो गए, उसमें नामांकन ही नहीं, नामांकन ही नहीं। हाँ, विश्वविद्यालय है कौन वहाँ? एक कुलपति और गवर्नमेंट 2 आदमी भेजते सैलरी देके, एक रजिस्ट्रार और एक आदमी, बस इतने। और 3 साल करते क्या वहाँ? एक ही नामांकन नहीं, कोई विद्यार्थी नहीं, तो करेंगे क्या? ये भी कोई कॉलेज में या इस पे यूनिवर्सिटी में मर्ज करने की जरूरत है या समाप्त करने की जरूरत है। लेकिन किसी को समाप्त बोले तो लोग तो आंख पे आएंगे, और तो आपने को बहुत डर लगता है। कोई एमएलए को, सभी को डर लगता है कि हमारा कुछ कम हो जाएगा वोटिंग, तो नको बाबा, नको करो। लेकिन वो तो राज्य के हित का है। तो मेरे ख्याल से सब मिला के इसका भी विचार करो, और कि भाई जो काम में नहीं वो मर्ज कर दो, खत्म ना मत करो, मर्ज करो। और ज्यादा कभी वहां विद्यार्थी आए गए तो फिर से शुरुआत कर सकते, फिर से शुरुआत कर सकते। और भाई ये भी देखा कि बहुत विश्वविद्यालय में मैं गया, डिग्री दिया, और मुझे लगा कि मैं उनको पूछा, विद्यार्थियों को, आप तो स्वर्ण पदक लिए,
आपने तो डिग्री ली, सब लिया, तुम्हारे ग्रेड भी अच्छे हैं, तो आप इसके आगे यूपीसी आरपीसी की परीक्षा में जाओगे क्या? तो कोई उत्सुक नहीं जाने के लिए। मैंने बोले क्यों सोच रहे थे आप ऐसे? आप इसके बाद, ये डिग्री के बाद जल्दी नौकरी चाहिए, विश्वास की नौकरी चाहिए, तो यूपीसी की या आरपीसी की परीक्षा दी तो आप जल्दी ला सकते, लेकिन कोई जाने को तैयार नहीं, हाथ नहीं उठाता। तो मुझे ये लग रहा है उनको डर लगता है अपन पास नहीं होंगे। क्यों नहीं पास हो गए? पास इसी नहीं हो गए कि उनका जो प्राइमरी से 10वीं तक 12वीं तक जो अपना आगे शिक्षण का जो फाउंडेशन है शिक्षा का, वही पक्का नहीं, वही पक्का नहीं। ऐसा लग रहा है कि वो प्राइमरी स्कूल में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसके उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। भाई जापान अमेरिका के मुझे इसने बोला है कि वहाँ प्राइमरी शिक्षकों को सबसे ज्यादा पगार और सबसे कम पगार है कॉलेज के प्राध्यापक। क्यों कम? क्यों? तो इसीलिए कि उनको वो जो विद्यार्थी है वही उनके बराबर ज्ञान कमाता है। जो 12वीं पास होता है और पहले शुरू से जो अच्छी पढ़ाई करता है वो भी उससे ज्यादा अच्छा ज्ञान कमाता है, उसको समझ में आता है आपने को कौन सा किताब लाना है, क्या पढ़ना है, क्या सोचना है। लेकिन प्राइमरी और उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में इस पे भर देने की जरूरत है। सभी इसमें, वो राजस्थान के हित का। मैं गया था बांसवाड़ के यूनिवर्सिटी में, वो तो जनजाति वाली की यूनिवर्सिटी है, उनके नाम से है, गोविंद देव के नाम से। मैं डिग्री वाले को पूछा, मैं कभी जाति का उल्लेख नहीं करता हूं मैं, पर मुझे लगा कि पिछड़े जाति वाले ने किसने डिग्री ली क्या? मैं बोला कि भाई मीना भिल्ल इधर है और घुमंतु है, इसमें से किसने आपके इसमें कोई बैठे है कि यहाँ उन्होंने डिग्री प्राप्त की ये लोगों में से, ये जाति में के? तो कई हाथ नहीं उठाए, एक ही नहीं। इसका मतलब वो बच्चे यहां तक आए नहीं, वो 10वीं तक ही पीछे पड़े, 10वीं से पास हो गए थे 12वीं में पीछे पड़े। क्यों पीछे पड़े? तो इसका ही मतलब है कि उसका शिक्षा का जो फाउंडेशन है वो ठीक नहीं हुआ, मजबूत नहीं हुआ करके वो 12वीं के आगे जाएंगे नहीं। जब उनको हम पढ़ाएंगे नहीं अच्छा, उनका देखभाल नहीं करेंगे तो गरीबी उनकी मिटने वाली नहीं है। उनकी गरीबी मिटना है तो सभी जनजाति वाले, घुमंत वाले के घर में, परिवार में एक भी आदमी नौकरी को लगा या व्यवसाय को लगा, उद्योग को लगा, तो आगे सभी पीढ़ियां, उसके आगे की सभी पीढ़ियां जाएगी, वो अच्छी काम करेगी। लेकिन पहली पीढ़ी तो नहीं गई तो क्या करूं? मैं एक उदाहरण बताता हूं महाराष्ट्र का। अभी भिल्ल समाज, धुले जिले का साक्री तालुके का एक शिक्षक प्राइमरी स्कूल का, पगारे नाम का, और भारती मैडम, दोनों वो भिल्ल बस्ती में गई, वहां के बच्चे स्कूल में लाए। एक भील का बच्चा है, वो आया, उसको स्कूल में आया, उसके चप्पल नहीं थी, कपड़े नहीं थे। एक शिक्षकों ने उसको चप्पल दी, कुछ कपड़े दिए, और फिर वो आने लगा। उसके पिताजी गुजर गए थे, उसके माताजी और दादी दारू बिकती थी, और जो दारू पीने वाले थे ना, वो उनके घर में आते, बैठते थे, वही पीते थे और फिर जाते थे। ये बच्चा स्कूल में आया तो वो अभ्यास करता था, लिखता था,
तो दारू वाले क्या बोलते थे, ए इधर आ, 1 रुपये ले, वो किराना दुकान में जा, वहाँ से चने ला, चने लालों को बेचते थे।